द्राविडं कलबंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाना जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय हिंद। झंडा गीत के लिए मैं छात्राओं को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और इस झंडे का सम्मान करने के लिए एक गीत प्रस्तुत करें। कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में तू मान है हमारा तू शान है हमारी तेरे मुरीद है हम तू जान है हमारी तेरे मुरीद है हम तू जान है हमारी दिखती हमें शहीदों की आन इस निशान में हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में आकाश और जमीन पर हो तेरा बोलबाला झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला झुक जाए तेरे आगे हर तख्त ताज वाला नफरत को भूल जाए आ तेरे आशिया में कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में आजाद हिंद सारा खुश होके गा रहा है सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है सर पर तिरंगा झंडा जलवा दिखा रहा है कौमी तिरंगे झंडे ऊंचे रहो जहां में हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में हो तेरी सर बुलंदी जो चांद आसमां में। क्या मिकड़ होता है आपकी गोकर्ण नहीं। हाँ हमारे देश की आन बान शान के प्रतीक हवा में लहराते हुए इस राष्ट्र ध्वज को मैं हृदय से नमन करती हूँ। इस जूम पटल के माध्यम से न केवल छात्राएं बल्कि हमारे ट्रस्टी महोदय श्री सुरेश कुमार मित्तल और आरती मैडम भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वे भी आप सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे जो महाविद्यालय के पूर्व व्याख्याता है श्री मदन लाल जी शर्मा जो आज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका भी इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हम सब के लिए अत्यंत गौरव का दिन है
जहां समूचा देश उमंग और उल्लास के साथ 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिवस हमारे देश के प्रति हमारी जो भावना है उसे अर्पित करने का दिन है। वैसे तो कोई एक दिन नहीं होता राष्ट्र के प्रति प्रेम व्यक्त करने का, लेकिन कुछ दिन होते हैं जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी। इस दिन प्रत्येक भारतवासी के हृदय में ये भावना उमड़ उमड़ कर बहती है और आज इस तिरंगे को देखकर हमारे हृदय में भी वही भावना प्रवाहित हो रही है। अब मैं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय कुमार पारिक से निवेदन करना चाहूंगी कि वे यहाँ आए और अपने विचार हमारे समक्ष प्रकट करें। धन्यवाद रीना मैम। सर्वप्रथम तिरंगे को मेरा सादर नमन। सम्मानित मंच जिसमें हमारे प्रबंध समिति सदस्य श्रीमान मुन्नालाल जी सेठिया, श्रीमान सज्जन जी मित्तल, हमारी ही एक सिस्टर कंसर्न संस्थान जीडी मित्तल स्कूल के प्रधानाध्यापक श्रीमान रमाकांत जी शर्मा और महाविद्यालय के मेरे प्रबुद्ध साथीगण और विद्यालय परिवार के मेरे साथीगण, आप सभी का इस 73वें गणतंत्र पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। अभी क्योंकि मुझे पता चला है कि जूम के माध्यम से हमारे मित्तल चैरिटीज के मित्तल परिवार के सदस्य श्रीमान किशन जी मित्तल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनका भी मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बात जहां संविधान की चलती है वहां यह आवश्यक नहीं कि हम हर बार उसी संविधान की बात करें जो आज से 73 साल पहले, जो लगभग 73-74 साल पहले जो हमने स्वीकार किया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपने व्यक्तिगत रूप से एक संविधान होना चाहिए। हाँ, वो जरूर है कि वो देश पर लागू करने वाला ना हो, क्योंकि हर व्यक्ति अगर अपने संविधान से चलेगा तो देश चलाना या चलना किसी भी रूप से व्यवहारिक नहीं होगा। मैं जिस संविधान की बात कर रहा हूं वो उसके व्यक्तिगत जीवन की बात है। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन जो है वो अपने एक विधान या संविधान से चलना चाहिए। जैसे आज के बच्चों में अक्सर हम ये देखते हैं कि मोबाइल दिला दिया जाए, लैपटॉप दिला दिया जाए, उनका जीवन व्यवहारिक रूप से जिस तरीके से अपन जो बड़े बुजुर्ग लोग चाहते हैं वैसा उनका, जहां तक मेरा मानना है, मुश्किल से 1 या 2% ही वैसे वो चला पाते हैं। बाकी वो अपना जीवन ज्यादा से ज्यादा अपने हिसाब से जीते, यानी खुद के हिसाब से। जनरली अगर हम सामान्य सी बात करें तो बच्चों को क्या चाहिए? मैं जिस विधान की बात कर रहा हूं, जिस संविधान की बात कर रहा हूं, जिसे हर व्यक्ति को अपने हिसाब से बनाना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए, जिससे उसका जीवन व्यवहारिक रूप से अच्छा, सुलभ और सम्मानित बन सके। आजकल के बच्चों की जब बात करते हैं तो पढ़ाई के नाम पर उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। क्योंकि हम शिक्षक गण बैठे हैं तो इस बात को हम जितना अच्छे से मानते हैं, स्वीकार करते हैं, उतना मुझे नहीं लग रहा कि उनके अभिभावक भी स्वीकार करते होंगे। और ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो पढ़ाई को या शिक्षा को किसी भी प्रकार से बहुत जल्दी और बहुत कंफर्टेबली एक्सेप्ट नहीं करते, स्वीकार नहीं करते। तो जरूरी ये है कि उन्हें उस प्रकार की शिक्षा और दीक्षा उन्हें दी जाए, उन्हें इस बात का बताया जाए, इस बात को समझाया जाए उन्हें कि आपका जीवन किस तरीके से आसान बनेगा,
किस तरीके से आप अच्छे जीवन को जी सकेंगे। 2-3 दिन पहले मैं हमारे एक मैडम है उनसे डिस्कस कर रहा था कि आजकल के बच्चों को व्यवहारिक शिक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ किताबी ज्ञान। और किताबी ज्ञान में भी वो कितने फिसड्डी हैं और कुछ 2-3 साल के इस कोरोना काल ने उन्होंने कहां पहुंचा दिया है, उसका अंदाजा आप और हम बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। डिस्कस कर रहा था, मैंने जनरली मैडम से पूछा, मैंने कहा एक बार पहले भी मैं ये डिस्कस कर चुका हूं कि सिलेंडर का रेगुलेटर लगाना आता है क्या? तो मैडम ने कहा मुझे भी नहीं आता। और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे जो साथी लोग बैठे हैं उनमें से बहुत सारे लोगों को, हाँ, जो खुद खाना बनाते हैं उनकी बात अलग है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगाना आता। किताबी ज्ञान में वो चीजें है ही नहीं। किताबें कभी भी आपको रेगुलेटर लगाना नहीं सिखाएगी। ये चीज कभी भी किताबें नहीं सिखा पाएगी कि जब आप घर में बैठे और कोई बड़ा बुजुर्ग आए तो आपको अपनी चेयर छोड़नी चाहिए, आपको अपनी कुर्सी छोड़नी चाहिए बैठने के लिए। ये विधान, इस विधान की आवश्यकता है, इस विधान की जरूरत है कि अगर कोई गरीब आपको मिले, कोई पिछड़ा आपको मिले, कोई मजबूर आपको मिले तो उसकी सहायता की जाए। इस विधान की जरूरत है। जो विधान अपन पिछले 70-73 सालों में स्वीकार कर रहे हैं उसमें भी ये चीजें होगी। राजनीतिक ज्ञान के व्यक्ति हमारे साथ बैठे हैं, उसमें भी होगा, लेकिन उनकी चर्चा कभी नहीं होती, उन पर कभी भी विचार विमर्श नहीं होता। तो विचार विमर्श की अब आवश्यकता है। एक ऐसा विधान बनाया जाए जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को, हमारे व्यक्तिगत जीवन को बहुत ज्यादा आसान और सुलभ बना सके। अभी एनएसएस का हमारा 7 डेज का एक शिविर था, उसमें जनरली मैंने एक मेरा जो व्यक्तिगत जीवन था मैंने उनके साथ शेयर किया कि हमारे पड़ोस में लगभग मैं बता सकता हूँ लगभग 22-23 साल पहले 97 में 1997 में जब मैंने 10वीं पास करी, उससे भी 4-5 साल पहले, यानी 25 साल पहले वीडियो चलता, वो वीडियो दिखाने के लिए लेके जाते। मैं जब हम उनके घर जाते हैं, देखने के लिए जाते, तो थोड़ा सा हमें इरिटेट होता, हम थोड़ा उससे संकोच महसूस करते, तो हमें आज मेरा मानना है कि घर घर में टीवी, लेकिन जो उस समय हमने महसूस किया, जो उस समय हमने लज्जित महसूस हुए, जो उस समय हमने अपनी इंसल्टिंग फील करी, वो हम आज भी याद। तो बच्चों को इस बात की जरूरत है कि कभी जीवन में किसी को ऐसा अनुभव न मिले या किसी को ऐसा अनुभव न दिया जाए कि वो कहीं पहुंच जाए और जिसको देखना चाहते हैं, जिससे महसूस करें, वो वहीं के वहीं रह जाए। आप सभी को एक बार पुनः इस 73वें गणतंत्र की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। जीवन में आप, हमारा देश, हमारा हर परिवार, हमारे हर बच्चे जो हैं वो स्वस्थ रहे और इस देश को आगे बढ़ाने में अपना पूर्ण योगदान दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। संविधान के महत्व पर जो आपने प्रकाश डाला है वो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। आपने महाविद्यालय की छात्राओं के जो दैनिक जीवन है या जो हमारा दैनिक जीवन है उसके संदर्भ में संविधान का प्रयोग कर समझाया कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने के लिए कुछ निश्चित मूल्य, संस्कार, नियम, इन सब की आवश्यकता होती है। एक परिवार को चलाने के लिए भी इन सब की आवश्यकता होती है। हर एक परिवार के अपने कायदे होते हैं, नियम होते हैं, जिनके अनुसार परिवार का मुखिया अपने परिवार का पालन पोषण करता है, उन्हें चलाता है। जैसा कि सर ने बताया कि किताबी ज्ञान ये नहीं सिखाता कि हमें किस परिस्थिति में क्या करना चाहिए। घर में कोई बड़ा आ जाए तो क्या उसके लिए अपनी चेयर छोड़ देनी चाहिए। ये जो बातें हैं ये हमारे हमें सिखाते हैं। और ऐसे बहुत से नियम, कानून है जिसको संविधान में इकट्ठा किया गया है और उसी संविधान के अनुसार हमारे देश की शासन व्यवस्था चलती है। देश में आज अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है जागरूकता। आज अगर प्रत्येक भारतवासी जागरूक बन जाए तो वो क्या नहीं कर सकता। देश के प्रति प्रेम दिखाना, राष्ट्रभक्ति के गीत गाना, ये केवल हमारा कर्तव्य नहीं है, देश के विकास में
आप अपना सहयोग करें। चाहे आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप विकास के पथ पर आगे बढ़े। अगर आपका विकास होगा तो देश का विकास स्वतः ही हो जाएगा। अब मैं विद्यालय के प्रधानाध्यापक जी से निवेदन करती हूँ कि वे भी यहाँ आए और अपने विचार प्रकट करें। Respected guys, distinguished guests, those who are on Zoom, ladies and gentlemen, Madam Akan Sharma, in the capacity of D.D. Mittal School Principal, I welcome you on the Republic Day. माँ सरस्वती से मैं प्रार्थना करता हूँ कि मुझे अपना आशीर्वाद दें ताकि प्रकृति जो मेरे माध्यम से आप लोगों को संदेश देना चाहती है वो मैं प्रेषित कर सकूं। आज के इस पावन अवसर पर जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा। स्वामी रामतीर्थ के जीवन की घटना है। एक बार वो जहाज में सवार होकर जापान जा रहे, जहाज में एक जापानी बुढ़ा जो 90 साल का हो, वो उस जहाज में देखते हैं कि वो व्यक्ति चाइनीज भाषा सीखने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की सबसे कठिनतम भाषाओं में एक चाइनीज भाषा, वो कोशिश कर रहा है। रामतीर्थ को आश्चर्य हुआ कि ये इतना वृद्ध है, इतनी कठिन भाषा है, कब ये इस भाषा को सीखेगा, कब इस भाषा को प्रयोग में लाएगा और कब इस भाषा का वो अच्छे से उपयोग कर पाएगा। इसके जीवन का अंत निश्चित है थोड़े दिनों में। तो उसने आश्चर्यपूर्वक उससे पूछा कि सर एक बात बताइए, दुनिया की कठिनतम भाषा को आप इस उम्र में सीखने की कोशिश कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? तो उस जापानी बूढ़े ने कहा कि आप कहाँ से? तो बोला कि मैं भारत से। बोलो तभी मुझे समझ में आ गया कि भारत इतना बूढ़ा क्यों कुछ। जीवन सीखने की एक सतत प्रक्रिया है। लोकतंत्र बूढ़ा होता जा रहा है। आज 73rd Republic Day we are celebrating, but scenario has been changed now. The young generation has adopted this thing that we have to learn and we have to move on. If you see the best MNCs of the world, the CEO are from India. It is a great pride for us. So हम ये कह सकते हैं कि हमने पुराने टाइम में हमने पुरानी चीजों को छोड़ा नहीं, हमने आगे बढ़ने की कोशिश की नहीं। लेकिन जब 1947 में ये लोकतंत्र बनाया गया तो स्थितियां दूसरी थी। एक गरीब लूटा हुआ देश अंग्रेज छोड़ के जा रहे थे। संविधान निर्माताओं के सामने इट वाज अ ग्रेट प्रॉब्लम कि हम कैसा संविधान बनाए जो मल्टीलिंगुअल हो, जो मल्टी रिलीजियस हो, एथनिक ग्रुप्स को इंक्लूड करे और मल्टी रिलीजियस कम्युनिटीज को एक साथ लेके आए। इतनी लैंग्वेजेस हैं अपने देश में बोली जाती है जिसमें इतनी विविधता है, उनको एक जगह पिरो के रखना, ये उन संविधान निर्माताओं ने किया। संविधान किसी भी संघ का जब गठन होता है, एक फेडरल स्टेट बनता है, तो दो तरीके से फेडरल स्टेट बनेगा। एक होगा कमिंग टुगेदर, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। उनके स्टेट्स ने कहा कि हम मिलके एक संघ बनाएंगे, हम सब एक साथ मिलके बनाएंगे। लेकिन इंडिया वैसा अडॉप्ट नहीं कर पाया, तो इंडिया ने दूसरा मॉडल लिया, होल्डिंग टुगेदर, पकड़ के रखना। जूनागढ़ ने मना कर दिया, हैदराबाद ने मना कर दिया कि हम भारत के संघ में शामिल नहीं होंगे। कश्मीर की समस्या आज भी जीवंत है क्योंकि उन्होंने मना किया। रेफरेंडम हुआ नहीं, हरि सिंह ने साइन कर दिया, भारत के गणराज्य में उसको शामिल कर लिया। तो होल्डिंग टुगेदर मीन सबको पकड़ के रखना, सबको संतुष्ट करना, ऐसा संविधान बनाना। और उन लोगों ने कितना अच्छा संविधान बनाया कि अपने देश में इतनी एथनिसिटी होके, इतने रिलीजियस ग्रुप्स होके, इतनी जातियां होके, इतनी बोलियां होके, आज तक कोई ऐसी दरार पैदा नहीं हुई। क्रिकेट का मैच होता है तो तमिलनाडु का फैन है, वो भी यहाँ पे तिरंगा लगा के वही चीयर करेगा, वो एक हिंदी भाषी राज्य का, क्योंकि कुछ तो एक कॉमन है जो हम शेयर कर रहे हैं। और वो किसकी बदौलत? ये आज का जो दिन है 26 जनवरी 1931 में
रावी नदी के किनारे जब तिरंगा फहरा दिया गया था, कांग्रेस ने प्रस्ताव पास कर दिया था कि भारत आज से आजाद है। उस डेट को रिमेम्बर रखने के लिए 1947 में जब आजाद हुआ, 1949 में संविधान बन गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 का इंतजार किया गया उस डेट को मेमोरेबल बनाने के लिए। इसलिए हम 26 जनवरी को क्या करते हैं, अपना संविधान बनाते हैं। तो इस संविधान की जो खूबियां है उसको अपने अंदर रखें, अपने अधिकारों के प्रति सचेत तो रह ही लें, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति जरूर रहें, क्योंकि इस समय कर्तव्य कोई नहीं पूरा कर रहा है। फंडामेंटल ड्यूटीज एज वेल एज फंडामेंटल rights and duties, both we have to exercise, but we always exercise rights and we forget about duties, but duties comes first, then right. अगर मैं प्रिंसिपल का अच्छे से काम करूंगा तो मैं राइट्स की डिमांड कर पाऊंगा कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, बट मैं ड्यूटी में नेग्लिजेंसी कर रहा हूं तो मैं राइट्स को एक्सरसाइज नहीं कर सकता, और ये हमारे देश को हमें देना है। मेरी बातों को बड़े ध्यान से आपने सुना, उसके लिए अनुग्रहित हूँ। आपके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम, नाम स्वीकार करें। जय हिंद। धन्यवाद सर। आपने बताया कि प्रत्येक देशवासी को अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग और जागरूक रहने की आवश्यकता है, और शायद हम सब भी इस बात को काफी हद तक समझते हैं, क्योंकि हम जिस भी संस्था में काम करते हैं वहां हमें अपने कर्तव्य भी निभाने होते हैं और अपने अधिकार भी लेने होते हैं। दोनों के प्रति हम बहुत सजग और जागरूक रहते हैं, और जो सजग या जागरूक न रहे तो उसे हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ता है। चाहे एक छोटी संस्था हो, चाहे एक छोटा परिवार हो, चाहे आपका एक अपना निजी जीवन हो, हर किसी को अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक ही रहना चाहिए। लेकिन बात आज पूरे भारत देश के लिए है, तो मैं उन भारतवासियों को जागरूक करने के लिए कुछ पंक्तियां बोलना चाहूंगी। भर दो गूंज देश के कोने कोने में, बता दो सबको भारतवासी जाग गया है। लेकर मशाल ज्ञान की हाथों में, सारे संसार में प्रकाश फैलाने आया है। बता दो सबको भारतवासी जाग गया है। बहुत खाली ठोकरें जीवन के इस मार्ग में, अब संभलने का समय आ गया है। बता दो सबको भारतवासी जाग गया है। बहुत बन गए गुलाम परदेशी सभ्यता, अब आजाद बन ऊपर उठने का समय आ गया है। बता दो सबको भारतवासी जाग गया है। ले रामायण का आदर्श, लिए गीता का ज्ञान, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ जीवन का उद्देश्य जान गया है। बता दो सबको भारतवासी जाग गया है। इसी के साथ मैं अपनी पंक्तियां यही समाप्त करती हूँ। अब मैं प्रबंध समिति के सदस्यगण से निवेदन करना चाहूंगी कि वे भी यहाँ आए और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। तो मैं इसी श्रृंखला में हमारे प्रबंध समिति के सदस्य श्री मुन्नालाल जी सेठिया को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे यहाँ आए और अपने ज्ञान से हमें लाभान्वित करें। राष्ट्र के गौरव, हमारे इस जीवन के सर्वोपरि तिरंगे को मैं कोटि से वंदन करता हुआ आज के इस 26 जनवरी के पावन अवसर पर यहाँ उपस्थित कार्यक्रम में सुदूर विराजे श्रीमान किशन जी साहब से, प्राचार्य महोदय से, प्रधान न्यायाधीश जी से, और आप सब आत्मीय जन यहाँ उपस्थित हैं, सबको अपनी तरफ से आज के इस अवसर पर मंगल कामनाएं भगवान से करता हुआ आपके सबके स्वास्थ्य की प्रार्थना करता हूँ।
अभी हमारे दोनों ही आदर के पात्र महानुभाव प्राचार्य जी और प्रधानाध्यापक जी से जो बेशकीमती बातें सुनी, हमें जानने को मिली, इसी कड़ी में मैं 2-3 बात आपसे निवेदन करता हूँ। मैं कहा करता हूँ कि हमने धन खूब कमाया लेकिन गरीब ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि न तो देने के लिए बच्चों के लिए संस्कार हमारे पास रहे हैं और न हमारा स्वास्थ्य रहा। ये दो तो पूर्वजों ने, बड़ेरों ने धन माना। संस्कारों के विहीन जो विद्या या शिक्षा है वो अधूरी है। स्वामी विवेकानंद ने ये कहा था कि शिक्षा जो है, शिक्षा वो है जो चरित्र का निर्माण सिखा। सबसे पहले हम चाहे घर में माता पिता अथवा शिक्षा स्तर पर हमारे गुरुजन, बीच बीच में जैसे बताया गया कि बहुत सारी बातें पुस्तकों में नहीं होती। हमें कौन कहेगा कि आप प्रातः सूर्योदय से पहले क्यों नहीं उठते हैं, और कौन कहेगा कि रात को आप 11-12 बजे तक क्यों सोते हैं। एक दिनचर्या बन गई है हमारी, और बच्चों की सबसे इसमें आगे वो आ गए हैं। सूरज उगता है और हमें कहता है आप जागो, मैं प्रकाश दे रहा हूं, मैं जीवन दे रहा हूं, मैं ऊर्जा दे रहा हूं। और यदि हम सोए रहते हैं, बच्चे सोए रहते हैं, तो आयुर्वेद में ये कहा गया है कि हमारे शरीर में 80 प्रकार के वायु के रोग होते हैं, प्रकोप होते हैं, उनमें 30 एक मिनट में पैदा होते हैं। हम कहाँ से स्वस्थ रह पाए। और ध्यान से सुने तो दूसरे दिन फिर सूर्य हमें कह रहा है कि बेटा उठ जा, जीवन का एक दिन मैंने तुम्हारा ले लिया। यदि कोर्ट का पहला बटन गलत है तो पूरा चैनल गलत होगा। उस पहले बटन को हम सही करें, हमारी दिनचर्या को सही बनाएं, हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखने की हम चेष्टा करें, तो उसके साथ ही साथ साथ अच्छे संस्कारों का जागरण हमारे में आने लगेगा। ये निश्चित है, लेकिन न उसमें माता पिता कुछ शेयर करते हैं, और विद्यालय में जो पाठ्यक्रम रहता है उस पाठ्यक्रम के आधार पर ही हम वहां से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ स्कूलों में, कॉलेजों में आप खूब पढ़ो, खूब आगे बढ़ो, विज्ञान के साथ चलो, लेकिन हमारे संस्कार, हमारे रामायण की सीता और महाभारत की गीता को जब तक आप नहीं भूलेंगे, संस्कार आपके जीवन में रहेंगे, तो पढ़ाई आपके बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। अन्यथा उधार की है, पैकेज की पढ़ाई हो गई यार, बड़ा दुख हो रहा। हर चीज हमारे जीवन से जुड़ी है। हमारे शरीर में आयुर्वेद में कहा गया है कि 7 धातुएं होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और शुक्र। जो पहला रस बनता है उसी से रक्त का संचारण निर्माण होता है। लेकिन जो रस ही हम नहीं जान पाते कि भोजन करते समय हम कहाँ हैं, क्या भोजन कर रहे हैं, कौन से समय में भोजन कर रहे हैं, यदि तनाव में कर रहे हैं, यदि गुस्से में कर रहे हैं, क्रोध में कर रहे हैं, तो उसका रस जो बनेगा वही 7 धातुओं में जाएगा। कितनी बड़ी हमारी एक गहन रिसर्च थी ऋषि मुनियों को, पता नहीं है हमें। और ये रस वहां से निर्माण होता है। आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मैं 1 मिनट लूंगा, समय से हटकर मैं कह रहा हूँ। रस वहां से बनता है जहां से पाकशाला में भोजन बनता है। सर, मैंने
केवल कलकत्ते के एक दूसरी जगह का नहीं कहता हूँ, 10,000 परिवारों में हमारी संस्कृति के विरुद्ध जो पाकशाला में रसोई में हम भोजन बनाते हैं वहां चप्पल पहन के बनाते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन विचारों का जो फर्क पड़ता है मैं आपको बताऊं, जब मैं चाहता हूँ जहाँ बताता हूँ कि आप चप्पल पहन के क्यों भोजन बनाते हैं, बोले रसोई की चप्पल अलग है। मैं कहता हूँ ये कोई राम जी की तो खड़ा हुआ है नहीं जो सर पे रखेंगे, है तो चप्पल ही। चलिए ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक काम कीजिए, अपने मंदिर में चलिए और विराज कर पलाथी मार कर चप्पल पहने पूजा कीजिए। देखिए नहीं, चप्पल पहन के कैसे पूजा होगी? नहीं होगा। हमारे सारे मेजर डिपार्टमेंट है वो नारी के पास है। धन लक्ष्मी, ज्ञान और विद्या सरस्वती, शक्ति दुर्गा और पाक भोजन माँ अन्नपूर्णा। जब हम उनके मंदिर में बैठकर चप्पल पहन के पूजा नहीं कर सकते, कोई बड़ी बात कोई विशेष नहीं है, तो हम भोजन किसके लिए बनाते हैं? अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए, आए गए मेहमानों के लिए, साधु संतों के लिए। और जब तक वो भोजन माँ अन्नपूर्णा के भोग नहीं लगेगा, वो भोजन भोजन ही है, प्रसाद नहीं होगा। इतने में ही फर्क आ जाएगा रास्ता। देखिए आप प्रयोग करके, हमारी संस्कृति बहुत सूक्ष्म है, बहुत दूर तक जाती है, छोटी छोटी बातों के ऊपर। मैं केवल एक ही उदाहरण देता हूँ, विशेष समय नहीं लूंगा। मैं यही कहता हूँ, हम शिक्षा के साथ अपने संस्कारों को लाएं जीवन। सबसे महत्वपूर्ण है हम सुखी हैं, हम स्वस्थ हैं, तो हम राष्ट्र के लिए अच्छे विचारों के साथ अपना समर्पण भाव रखते हुए और राष्ट्र की सेवा कर सकते हैं। ये विचार आप साथ साथ में, मैं तो यही कहता हूँ, हर घर में आए। भारतीयता हर घर। हम आस्तिक हैं, कहीं भी हमारी संस्कृति में धन कमाना ना नहीं लिखा है। हम चाहे कुबेर के खजाने को भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी के दोनों तरफ लिखा है, शुभ और लाभ। पहले शुभ लिखा है, हमें धन तो अर्जन चाहिए लेकिन शुभ चाहिए। ये किन प्रकार वो कोई काम नहीं आएगा। शुभ धन का उपयोग होगा और ऐसे जो कमा के लाते हैं उसका उपभोग, उपयोग में योग शब्द है और उपभोग में भोग शब्द है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि आज कहाँ हम जा रहे हैं। धन का बहुत सारा अच्छा उपयोग हो सकता है। एक शादी विवाह में आयुर्वेद में कहा गया है कि 300 ग्राम से ज्यादा एक व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, भोजन एक बार में कर नहीं सकता। और उस 300 ग्राम के लिए, ये मैंने छोड़ के बाद में आपको शब्द कह रहा हूँ, 300 ग्राम के लिए 3,000 रुपया प्लेट का देते हैं। कितनी बड़ी अन्नपूर्णा का इसका और तो उपयोग हो सकता है। मैं तो जहां जाता हूँ शुभकामना दे के एक पीस उठा के ले आता हूँ। 15 सालों से शादी में कहीं खाना नहीं खाता, उसे कहता हूँ भैया ये काम करना, 50 आइटम करोगे तो आपको करना है, एक कम कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एक कम की जगह आप 1-1 किलो बादाम के पैकेट रखिए और 10 साल से जो नीचे के बच्चा है उनको दीजिए, वो 15। यही धन का उपयोग है। हम राष्ट्र का जो पेट्रोल जला रहे हैं, गाड़ी चल रही है, बिना काम भेज रहे हैं, पान खाने के लिए बाजार भेज रहे हैं, गाड़ी को लेने के लिए ड्राइवर को, ये राष्ट्र के पेट्रोल की तो बचत हो सकती है कैसे? ये छोटी छोटी बातें। चलिए, आपने अब मुझे सुना, मैं आभारी हूँ। और आप सबके लिए पुनः एक बार शुभकामनाएं। महाविद्यालय विद्यालय के लिए मैं काम करता हूं। धन्यवाद। इतने अमूल्य ज्ञान के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये छोटी छोटी बातें जो हमें कोई नहीं बता पाता, तो आप जैसे अनुभवी व्यक्ति ही हमें प्रदान कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। इसी के साथ अब मैं महाविद्यालय और विद्यालय के स्टाफ सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि अगर उनमें से कोई अपने विचार यहाँ प्रकट करना चाहे तो वे सादर आमंत्रित हैं। मैं महाविद्यालय के व्याख्याता श्री सुदर्शन जी गोयल को यहाँ आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचार यहाँ प्रकट करें। सम्मानीय प्रबंध समिति सदस्य
श्री मुन्नालाल जी सेठिया, सम्मानीय श्री सज्जन कुमार जी मित्तल साहब, महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर मृत्युंजय पारिक जी, जीडी मित्तल स्कूल के प्राचार्य सम्मानीय श्री रमाकांत जी शर्मा, जूम ऐप के माध्यम से जुड़े हमारे मित्तल ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी सम्मानीय श्री किशन जी मित्तल, श्री सुरेश जी मित्तल एवं समस्त महाविद्यालय एवं विद्यालय स्टाफ, सर्वप्रथम मैं आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। निसंदेह आज का दिन हमारे लिए बहुत अमूल्य है और इसके साथ अनेक गौरव कथाएं जुड़ी हुई हैं, जिसके विषय पर मेरे से पूर्व प्रबुद्ध वक्ताओं ने काफी विस्तार से प्रकाश डाला है। निसंदेह जो आज का दिन हमारे लिए अत्यंत प्रेरणा स्रोत का माध्यम भी है। सभी को ये ज्ञात है कि आज भारत का संविधान लागू हुआ और उसी संविधान की छत्र छाया में आज हम सभी अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। संविधान का अनुकरण निसंदेह हमारे लिए हमारे कर्तव्य के रूप में आता है और इस गणतंत्र के पीछे हम जानते हैं कि हमारे अमर शहीदों की अमूल्य शहादत भी शामिल है। इसलिए इस अवसर पर मैं उन शहीदों को भी नमन करूंगा जिन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम भारत का संविधान बनाएं। संविधान में निसंदेह वैसे वक्ताओं ने काफी इस विषय में कहा है, अधिकार और कर्तव्य इन दोनों की काफी विस्तृत व्याख्या है और मैं भी इस बात को मानता हूं कि हमें संविधान के अंतर्गत वर्णित हमारे अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, लेकिन अधिकार के साथ स्वतः ही एक शब्द कर्तव्य उभर कर हमारे सामने आता है और दोनों आपस में एक दूसरे के पूरक। यदि हम देखें कि अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हैं, सजग हैं, तो मेरा मानना है कि हमारे अधिकार भी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएंगे। कर्तव्य उन अधिकारों को प्राप्त करने की सीढ़ी है, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। राष्ट्र के प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना है तो उसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि हम अपनी शहादत देके ही राष्ट्र के प्रति अपने धर्म को, अपने कर्तव्य को निभा सकते हैं। हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी व्यवसाय में अपना कैरियर बना रहे हैं या हम जिस पद पर कार्य कर रहे हैं, यदि हम उसको भी पूर्ण ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाते हैं तो राष्ट्र के प्रति वो हमारा सच्चा सम्मान होगा। चाहे चिकित्सक का व्यवसाय है, डॉक्टर है कोई, अगर वो किसी पेशेंट को देख रहा है और ये धारणा रखे कि इसके पीछे उसका उद्देश्य, सबसे बड़ा उद्देश्य जो है वो मानव सेवा है, तो स्वतः ही वो राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभा रहा है। एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, यदि वो इस तथ्य को ध्यान रखे कि जिन बच्चों को वो पढ़ा रहा है वो ही आगे चल करके देश का भविष्य बनेंगे, देश की नींव बनेंगे, और अपने शिक्षक व्यवसाय को पूर्ण ईमानदारी निष्ठा से निभा रहा है, तो यही उसकी राष्ट्र के प्रति सच्ची श्रद्धा है। तो हम मानते हैं कि हम जिस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, यदि हमारी ईमानदारी, हमारी निष्ठा उसके प्रति रहेगी तो हम निसंदेह राष्ट्र धर्म का, राष्ट्र कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। एक बार फिर अंत में सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद सर। एक बात आपसे मैं बांटना चाहूंगी। हमारे प्रबंध समिति के सदस्य श्री सज्जन कुमार मित्तल हमारे महाविद्यालय परिवार और विद्यालय परिवार के स्टाफ सदस्यों को अपनी ओर से एक पैन भेंट करना चाहते हैं।
इनके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। अब कोई अगर अन्य साथी यहाँ आकर अपने विचार प्रकट करना चाहे तो वे आमंत्रित हैं। अब आपके सामने हमारे ट्रस्टी महंत श्री सुरेश कुमार मित्तल जी अपने विचार यहाँ प्रकट करेंगे। आप उनका तालियों से जोरदार स्वागत कीजिए। I'm audible? Yes, sir. ब्रिजमोहन जी सराफ, मुन्नालाल सेठिया, किशन मित्तल, अरुण मित्तल, principal of both the college and school, management committee member, teachers, guests, and students. I welcome everyone for 73rd Happy Republic Day. That's all. I don't want to take extra time of yours. Thank you. That's all. Yeah. माइक ऑन करें, माइक जूम का माइक बंद हो गया है। राष्ट्रगीत के लिए यहाँ आमंत्रित करना चाहूंगी। इससे पहले हमारे पूर्व व्याख्याता श्री मदन लाल जी शर्मा भी अपनी शुभकामनाएं आपको प्रेषित करना चाहते हैं। सम्मानित मैनेजमेंट के ट्रस्टी श्रीमान किशन जी मित्तल, श्रीमान सुरेश जी मित्तल और तमाम जो गेस्ट आज हमारे मित्तल कॉलेज में इस गणतंत्र दिवस पर उपस्थित हुए हैं, आप सभी का आभार और अभिनंदन। 73वां गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इतने वर्षों तक हम किसी न किसी रूप में संविधान की परंपरा के रूप में यहां तक हम पहुंचे हैं। लेकिन जो जरूरत है वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, पूरे वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए, तो जो बदलाव होना चाहिए वो बदलाव एक युवा पीढ़ी, एक युवा नेतृत्व के रूप में जिस प्रकार से होने की आवश्यकता है, जैसा कि हमारे समाजवादी प्रवक्ता जयप्रकाश जी नारायण में संपूर्ण क्षेत्र में क्रांति की जो बात कही थी, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सांस्कृतिक हो, वैसी एक संपूर्ण क्रांति की इस देश में पुनः आवश्यकता है। क्योंकि जब से संविधान लागू हुआ है उसके बाद से लेकर अब तक बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हमारे समाज और हमारे युवा वर्ग या हमारे जनमानस के अंतर्गत हो चुका है, तो उसमें परिवर्तन लाना हमारा सबका उद्देश्य है। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे मित्तल महिला महाविद्यालय में आज के इस अवसर पर बोलने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। कॉलेज की टीम बहुत बड़ी हो चुकी है, बहुत सारे प्रवक्ता है, युवा प्रवक्ता है। स्कूल और कॉलेज का नेतृत्व दो युवाओं के हाथ में ट्रस्टी महोदय ने सौंप रखा है। आपके नेतृत्व में कुशलता पूर्वक विद्यालय और महाविद्यालय संचालित हो रहा है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। मैं चाहे आपसे दूर हूं, लेकिन मैं किसी न किसी रूप से विद्यालय और महाविद्यालय के तमाम सदस्यों से जुड़ा हुआ हूं और बहुत खुशी की बात है कि वहां पर इन विपरीत परिस्थितियों में भी आप विद्यालय और महाविद्यालय के चहुमुखी विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। मैं आप सबसे पुनः निवेदन करता हूं कि बहुत सारी कामयाबी कॉलेज और स्कूल के लिए हो सकती है, उसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं और भी प्रयास करें। पुनः एक बार आपका सभी का आभार और अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। संविधान की बात हो और मदन जी सर का उद्बोधन ना हो, ये तो कोई नहीं। तो मदन जी सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। एक सूचना है, जूम पोर्टल के माध्यम से जुड़ने वाली छात्राओं के लिए महाविद्यालय में एल्यूमिनी एसोसिएशन का गठन किया गया है, जिसमें आप सभी छात्राएं जो यहाँ पढ़ चुकी हैं और आगे पढ़ रही हैं, जिनकी बहनें हैं,
या उनकी मम्मी भी हो सकती है, तो वो छात्राएं यहाँ एल्यूमिनी एसोसिएशन के माध्यम से यहाँ महाविद्यालय से पुनः जुड़ सकती हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप ऐसा जरूर करें। अब मैं राष्ट्रगीत के लिए महाविद्यालय की छात्राओं को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम, वंदे मातरम, शुक्ल ज्योत्स्ना सुमित शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदं वरदं मातरं, वंदे मातरं, वंदे मातरं। भारत माता की जय। वंदे मातरम। इसी के साथ हमारा ये कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।